Hello everyone, this is Sumit from Dear Nursing, and in this particular video we are going to solve some important questions for various upcoming government exams in nursing. At the end of this video, don't forget to evaluate yourself and do comment your marks out of 20 in the comment box below. So let's begin. Question number 1. The nurse is administering blood product to a client just after surgery. Which blood administration set is appropriate for this? Option 1, micron mesh filter. Option 2, non-filtered blood administration set. Option 3, special leukocyte poor filter. Option 4, micro drip administration set. So the right answer is option 1, micron mesh filter. Explanation. जब भी हम पेशेंट को कोई भी ब्लड प्रोडक्ट एडमिनिस्टर करेंगे तो वी ऑलवेज हैव टू यूज़ फिल्टर ताकि कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स पेशेंट के ब्लड में एंटर ना हो सके. सो ऑप्शन 2 इज़ नॉन फिल्टर्ड, सो हम वो यूज़ नहीं कर सकते. ऑप्शन 3 स्पेशल ल्यूकोसाइट पुअर फिल्टर हम जब यूज़ करते हैं व्हेन वी वांट टू रिमूव ल्यूकोसाइट्स. ये हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनमें एलर्जिक रिएक्शन होने का चांसेस रहता है. ऑप्शन 4 माइक्रो ड्रिप एडमिनिस्ट्रेशन सेट हम नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज हमारा ब्लड कंसनट्रेटेड और बहुत थिक होता है, तो वो इस माइक्रो ड्रिप सेट के थ्रू पास नहीं हो पाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. अ क्लाइंट विथ सिवियर मेजर डिप्रेशन स्टेट्स माई हार्ट इज नॉट बीटिंग एंड ब्लड इज ब्लैक एश इन कलर. द नर्स इंटरप्रेट्स दिस स्टेटमेंट टू बी एविडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शन 1 पैरानोइया. Option 2 illusion. Option 3 hallucination. Option 4 delusion. So the right answer is option 4 delusion. Explanation. delusion एक तरीके के false fixed beliefs होते हैं पर्सन के जो हम चेंज नहीं कर सकते. स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में it indicates of delusion. Option 1 paranoia is a suspicious behavior. Option 2 illusion. इसमें क्या होता है कि स्टिमुलस प्रेजेंट होता है पर पेशेंट उसको मिस इंटरप्रेट करता है. लाइक रोप को पेशेंट समझेगा कि एक स्नेक है. ऑप्शन 3 हैलुसिनेशन में स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता फिर भी पेशेंट को लगता है कि कुछ प्रेजेंट है. लाइक पेशेंट को कुछ वॉइसेस सुनाई देंगी या कुछ दिखाई देगा. क्वेश्चन नंबर 3. द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस टू कीप नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोस्टैट इज. ऑप्शन 1 अ कूल एंड मॉइस्ट प्लेस. Option 2 the refrigerator. Option 3 a dark container to shield from light. Option 4 a plastic bag for easy availability. So the right answer is option 3 a dark container to shield from light. Explanation. नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग है लाइट के कांटेक्ट में आने की वजह से डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसीलिए वी हैव टू कीप इट इन डार्क कंटेनर. सो ऑप्शन 1 एंड 2 हम हटा सकते हैं. एक और बात कि जब भी हम नाइट्रोग्लिसरीन लाते हैं स्टोर से तो हमें उसको एज इट इज़ रखना है, उसको उसके पैकेट से रिमूव नहीं करना है क्योंकि ऐसा करने पर भी वो लाइट में कांटेक्ट में आ सकता है. सो वी कैन नॉट चूज ऑप्शन 4 ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 4. अ क्लाइंट विथ G2 T1 P1 A0 L1 is scheduled for percutaneous umbilical blood clot sampling. The nurse instructs client that this procedure is used for diagnosing option 1 RS disease, option 2 fetal lung maturation, option 3 twin pregnancies, option 4 alpha fetoprotein. So the right answer is option 1 RH disease. Explanation. Percutaneous umbilical blood clot sampling यूजुअली हम RS disease, fetal complete blood count एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए करते हैं. ऑप्शन 2 फीटल लंग मैच्योरेशन को चेक करने के लिए वी कलेक्ट एमनियोटिक फ्लूइड एंड उसमें लेसिथिन एंड स्फिंगोमाइलिन रेशो को चेक करते हैं. ऑप्शन 3 ट्विन प्रेगनेंसीज को डिटेक्ट करने के लिए वी डू USG. ऑप्शन 4 अल्फा फीटोप्रोटीन को चेक करने के लिए वी डू मैटरनल ब्लड टेस्ट. क्वेश्चन नंबर 5. A nurse in medicine ward has been exposed to hepatitis B through a needle stick injury. The nurse anticipates to take which drug as post-exposure prophylaxis? Option 1 hepatitis B immunoglobulin. Option 2 interferon.
Option 3, hepatitis B surface antigen. Option 4, amphotericin B. So the right answer is option 1, hepatitis B immunoglobulin. Explanation: हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन हम उन पेशेंट्स को देते हैं एज अ प्रिवेंटिव मेजर जिनको हेपेटाइटिस बी का एक्सपोजर हो चुका है. सो इस केस में यही हो रहा है. ऑप्शन 2, इंटरफेरॉन हम हेपेटाइटिस बी को ट्रीट करने के लिए देते हैं. हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन वी यूज टू डायग्नोस द करंट इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड एम्फोटेरिसिन बी इज अ एंटी फंगल. Question number 6. A client is on digoxin or lanoxin. Which symptoms indicate that client is having digoxin toxicity? Option 1, hypertension. Option 2, urticaria. Option 3, shortness of breath. Option 4, visual disturbances. So the right answer is option 4, visual disturbances. Explanation: digoxin toxicity में usually डबल विजन, ब्लर्ड विजन और येलो विजन हो सकता है एज विजुअल डिस्टर्बेंसेस. जीआईटी के सिम्टम्स में एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग आर कॉमन. एंड कार्डियोवैस्कुलर के सिम्टम्स में ब्रेडिकार्डिया और डिसअरिथमियास आर कॉमन. सो बाकी के 3 ऑप्शंस आर अनरिलेटेड. क्वेश्चन नंबर 7. द नर्स इज प्रिपेयरिंग अ क्लाइंट फॉर thoracentesis. हाउ शुड द नर्स पोजिशन द क्लाइंट फॉर प्रोसीजर? Option 1, supine with arms overhead. Option 2, prone position with pillow. Option 3, sitting forward with arms supported on bedside table. Option 4, Sims position. So the right answer is option 3, sitting forward with arms supported on bedside table. Explanation: thoracentesis एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें फिजिशियन विल इंसर्ट नीडल इनटू अवर प्लूरल कैविटी टू रिमूव एनी फ्लूइड और एयर. तो जो हमने थर्ड ऑप्शन में पोजीशन लिखी है इसकी वजह से क्या होगा, आवर चेस्ट वॉल विल सेपरेट इजीली एंड इंटरकोस्टल स्पेस विल ओपन वाइड ताकि नीडल इजीली इंसर्ट हो सके विद इन आवर प्लूरल कैविटी. क्वेश्चन नंबर 8. द नर्स शुड यूज द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप टू ऑस्कल्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन 1, हर्ट मर्मर्स. Option 2, jugular venous hums. Option 3, carotid bruits. Option 4, bowel sounds. So the right answer is option 4, bowel sounds. Explanation: diaphragm of the stethoscope जो यूज होता है वो होता है हाई पिच साउंड्स ऑस्कल्टेट करने के लिए लाइक इन अवर हार्ट, लंग्स एंड एब्डोमेन. सो bowel sound is a type of high pitch sound of our abdomen. Whereas bell of the stethoscope is used for low pitch sounds like जो हमें 3 अलग ऑप्शंस में दिख रहे हैं, murmurs, jugular venous hums and carotid bruits are low pitch sounds auscultated by bell. Question number 9. The clinical instructor asks her students the rationale for hand washing. The students are correct if they answered that hand washing is expected to remove option 1, resident flora from skin. Option 2, transient flora from skin. Option 3, all microbes from skin. Option 4, media for bacterial growth. So the right answer is option 2, transient flora from skin. Explanation: हमारे हैंड्स में 2 तरीके के फ्लोरा या बैक्टीरिया रहते हैं, एक रेजिडेंट, दूसरा ट्रांजिएंट. रेजिडेंट फ्लोरा हमेशा रहते हैं और ये कोई भी डिसीज नहीं करते हैं हमें, और दीज आर प्रेजेंट डीप इनसाइड द स्किन. तो इसीलिए नॉर्मल हैंड वॉशिंग से ये रिमूव होना बहुत मुश्किल है. ऑप्शन 2 जो हम हैं ट्रांजिएंट फ्लोरा, ये तब हमें मिलते हैं व्हेन वी टच एनी सॉइल्ड और कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द फ्लोरा दैट वी कैन रिमूव बाय हैंड वॉशिंग. ऑप्शन 3 हम हटा देते हैं. ऑप्शन 4, मीडिया हम इतना इजीली हैंड वॉशिंग से नहीं हटा सकते. दिस कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एंटीसेप्टिक एजेंट्स ओनली. क्वेश्चन नंबर 10. मिसिस मुखर्जी suffered from a stroke and has difficulty in swallowing. Which healthcare team member should be consulted to assess patient's risk for aspiration? Option 1, a dentist. Option 2, speech therapist. Option 3, occupational therapist. Option 4,
respiratory therapist? So the answer is option 2, speech therapist. Explanation: speech therapists जो होते हैं, they assess difficulty in swallowing or in speech, and they also assess tongue's function and risk for aspiration. ऑप्शन 1 अगर हम देखते हैं, डेंटिस्ट असेस डेंटल प्रॉब्लम्स. ऑप्शन 3, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट जो असेस करता है कि हाउ अ पर्सन कैन रीगेन सम फंक्शन और इंडिपेंडेंस कोई भी बॉडी ऑर्गन के रिलेशन में. और रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट चेक्स आवर लंग फंक्शन और पल्मोनरी फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 11. While teaching the Maslow's hierarchy of needs, one of the students asked the teacher, what is the highest level of need according to the Maslow? How the teacher will respond? Option 1, self-esteem needs. Option 2, physiological needs. Option 3, safety and security needs. Option 4, self-actualization needs. So the answer is option 4, self-actualization needs. Explanation: Maslow's hierarchy of needs model के according, our basic need is, that is lowest is physiological needs. Then उसके बाद हमारी आती है safety needs. उसके बाद love and belongingness needs. Then self esteem needs. और सबसे highest is self actualization needs. Question number 12. The most important aspect of hand washing is option 1, time. Option 2, type of soap. Option 3, friction. Option 4, surface tension. So the right answer is option 3, friction. Explanation: हैंड वॉशिंग के टाइम पे जितना अच्छे से हम फ्रिक्शन लगाएंगे ड्यूरिंग हैंड वॉश और जितने अच्छे से रब करेंगे उतने ज़्यादा इफेक्टिवली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल गेट रिमूव्ड. Question number 13. Mr. Prashant, 42-year-old male, stated that people get angry and take it out on me. This statement indicates which of the following defense mechanism? Option 1, displacement. Option 2, projection. Option 3, denial. Option 4, conversion. So the right answer is option 2, projection. Explanation: प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म में वन पर्सन ब्लेम्स अदर पर्सन फॉर हिज ओन मिस्टेक्स. फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में मिस्टर प्रशांत इज ब्लेमिंग अदर पीपल कि वो उस पर एंग्री हो जाते हैं और उस पर सारा गुस्सा निकाल देते हैं. ऑप्शन 1, डिस्प्लेसमेंट मीन्स अपनी ही नेगेटिव फीलिंग्स को किसी लेस डेंजरस पर्सन पे डिस्प्लेस कर देना. ऑप्शन 3, डिनायल मीन्स रिफ्यूजिंग द रियलिटी. एंड ऑप्शन 4, कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें एक पर्सन के कुछ नेगेटिव इमोशंस लाइक स्ट्रेस और एंजाइटी किसी फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. ब्रैडन स्केल इज यूज्ड टू असेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड? ऑप्शन 1, एक्सटेंट ऑफ बर्न. ऑप्शन 2, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. ऑप्शन 3, रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर. ऑप्शन 4, एंजाइटी लेवल ऑफ पेशेंट. So the right answer is option 3, risk of pressure ulcer. Explanation: Braden scale was given by Braden in 1987 और ये हमें रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर को असेस करने में हेल्प करता है. इसमें यूजुअली 6 इंडिकेटर्स होते हैं. कौन कौन से? सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन एंड फ्रिक्शन और शियर. ऑप्शन नंबर 1, एक्सटेंट ऑफ बर्न को चेक करने के लिए वी यूज़ रूल ऑफ 9. लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए वी यूज़ ग्लासगो कॉमा स्केल. क्वेश्चन नंबर 15. द ड्रग दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस इज? ऑप्शन 1, वारफरिन. ऑप्शन 2, हेपारिन. ऑप्शन 3, एस्पिरिन. ऑप्शन 4, नाइट्रोग्लिसरीन. So the answer is option 2, heparin. Explanation: heparin को हम एज अ एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस. इवन हीमोडायलिसिस स्टार्ट करने से पहले भी हेपारिन बोलस की फॉर्म में दे सकते हैं पेशेंट को, और फिर जब ब्लड बाहर निकाल लेते हैं बॉडी से और डायलिसिस मशीन के थ्रू पास करते हैं तो वहाँ पे भी वी कैन ऐड हेपारिन. ऑप्शन 1, वारफरिन इज़ अ ओरल एंटीकोगुलेंट. Option 3, aspirin is a antiplatelet drug, and option 4, nitroglycerin is a vasodilator.
Question number 16. Which route is used to test sensitivity or any allergic reaction to any drug? Option 1 intradermal, option 2 intravenous, option 3 subcutaneous, option 4 intramuscular. So the right answer is option 1 intradermal. Explanation. कोई भी ड्रग स्टार्ट करने से पहले हम उस ड्रग को फोराम में इंट्राडर्मली इंजेक्ट करते हैं अंडर द स्किन, और उसके बाद हम चेक करते हैं फॉर एनी एलर्जिक रिएक्शन लाइक इचिंग और एनी रेडनेस. अगर सब कुछ नॉर्मल होता है तो वी कैन स्टार्ट दैट ड्रग. क्वेश्चन नंबर 17. Ototoxicity is a common side effect of the drug streptomycin. This is due to the damage to which cranial nerve? Option 1 5, option 2 6, option 3 7, option 4 8. And the right answer is option 4 8. Explanation. Streptomycin का कॉमन साइड इफेक्ट इज ऑटोटॉक्सिसिटी. तो ऑटोटॉक्सिसिटी मीन्स टॉक्सिसिटी टू अवर ईयर और ऐसी नर्व जो हमारे ईयर से रिलेटेड है. तो इन सभी में हमारे ईयर से कौन सी रिलेटेड है नर्व? क्रेनियल नर्व नंबर 8, दैट इज वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंसुलिन कैन बी गिवन इंट्रावीनसली? ऑप्शन 1 रेगुलर, ऑप्शन 2 इंटरमीडिएट एक्टिंग, ऑप्शन 3 लॉन्ग एक्टिंग, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव. So the right answer is option 1 regular. Explanation. Regular insulin ही एक ऐसी इंसुलिन है that we can give intravenously. Rest all insulin intermediate acting या long acting हम subcutaneous ही दे सकते हैं पेशेंट को. Question number 19. The time interval between two injections of live vaccine must be option 1 2 weeks, option 2 4 weeks, option 3 8 weeks, option 4 not required to maintain gap. So the right answer is option 2 4 weeks. Explanation. जब भी हम पेशेंट को लाइव वैक्सीन का फर्स्ट डोज देंगे तो दूसरा डोज देने के बीच में देयर शुड बी गैप ऑफ 4 वीक्स और 1 मंथ, ताकि उस गैप के बीच में पेशेंट में उस लाइव वैक्सीन के अगेंस्ट में इम्यूनोग्लोबुलिन्स डेवलप हो जाए या इम्यूनिटी डेवलप हो जाए. अगर हमने ये गैप मेंटेन नहीं किया तो उस लाइव वैक्सीन के अगेंस्ट में पेशेंट को कोई रिएक्शन भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 20. ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस द ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम विच साइट? ऑप्शन 1 आर्टरी, ऑप्शन 2 वेन, ऑप्शन 3 कैपिलरी, ऑप्शन 4 एनी साइट कैन बी टेकन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 आर्टरी. एक्सप्लेनेशन. एबीजी एनालिसिस की फुल फॉर्म इज आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस. सो हम जो ब्लड सैंपल लेंगे वो कहाँ से लेंगे? आर्टीरियल, दैट मीन्स आर्टरी. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर मार्क्स बिलो. होप यू ऑल लाइक.